वेलकम। आज अपने बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। आपके राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर की जो बुक्स थी, आरबीएससी की जो बुक्स थी, वो हटा दी गई है और आपकी अब से लगेगी एनसीईआरटी की बुक्स। एनसीईआरटी की बुक्स में कंटेंट वैसे ही हैं आपके चैप्टर, और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी वैसे ही होता है। बस एनसीईआरटी में थोड़ी सी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होती है। वैसे एनसीईआरटी का बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। एनसीईआरटी +2 के बाद अगर आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ रखी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे नीट का एग्ज़ाम हो गया, जेईई का एग्ज़ाम हो गया, आईआईटी का एग्ज़ाम हो गया। अगर आप आगे जाके यूपीएससी का एग्ज़ाम देखोगे तो उनके जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। नीट के ज़्यादातर क्वेश्चंस है उनका आंसर अपने को आरबीएससी की बुक में नहीं मिलता, बट एनसीईआरटी की बुक से मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हो तो एनसीईआरटी पढ़ने का फ़ायदा है। बस कठिन वाली बात यही है, एनसीईआरटी बुक्स में जो लैंग्वेज आप यूज करते हो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। इसका मतलब अपने को एनसीईआरटी बुक पढ़ने के साथ साथ रेफरेंस की भी आवश्यकता होगी। कहने का मतलब ये है, इस रेफरेंस में आप आरबीएससी की बुक का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जो अपनी आरबीएससी की बुक है जिसके पास पढ़ी होगी तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सिंपल है और एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। तो वो टॉपिक एक बार आप आरबीएससी में पढ़ना, फिर एनसीईआरटी में पढ़ना, तो वो टॉपिक आपको थोड़ा सिंपल लगेगा। तो एनसीईआरटी का बस कठिन वाली बात यही है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है, मगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आपका कंप्लीट बेसिक क्लियर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है अपने भाग 1 और भाग 2, 2 भागों में बुक डिवाइड होगी। भाग 1 के जो चैप्टर है मैंने वो यहाँ पे लिख दिए हैं। चैप्टर वही है जो तुम्हारे आरबीएससी में थे। मैंने तुम्हें बताया था जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट आएगी, बाकी सब कुछ आपके आरबीएससी की तरह ही है। सारे टॉपिक्स थोड़े 1-2 टॉपिक चेंज है। तो यहाँ पे अपने भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में जो पहला चैप्टर है वो है ठोस अवस्था, दूसरा है विलयन, तीसरा है वैद्युत रसायन जिसको अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, चौथा चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, और 5वां चैप्टर है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, और 6 नंबर चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। 7वां चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट, और 8वां चैप्टर हो जाएगा डी एवं एफ ब्लॉक की तत्व, दी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और 9वां चैप्टर हो जाएगा उपसहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब मान लो स्कूल नहीं लग रहे हैं, कोचिंग नहीं लग रही है, आपने उसका बेसिक पढ़ लिया। कुछ +2 करने के बाद वाले बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर नीट के लिए ज़्यादा कौन सा चैप्टर पढ़ी, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक आपके सॉल्यूशन, अगर आप हायर एजुकेशंस में जाओगे तो इस चैप्टर को आपको डीपली पढ़ना है। अगर आप आगे साथ में नीट की भी तैयारी कर रहे हो, सॉल्यूशन वाला चैप्टर, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। दूसरा अपना इम्पोर्टेंट है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी नीट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पावर रखता है अपने, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है अपने पी ब्लॉक एलिमेंट, और नेक्स्ट है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और 9th नंबर चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
ये जो मैंने गुड टिक किए हैं ये सारे आपके नीट जेई इन सब में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो ये मैंने क्यों बताया है आपको ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर आपको क्लियर ढंग से पढ़ने हैं। अगर आप साथ में हायर एजुकेशन कंपटीशन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पूरा डीपली पढ़ना है इन चैप्टर को। सॉल्यूशन जो कुछ भी मिले तुम्हें बेसिक, जितना बेसिक इनका करते हो क्लियर, जितने इनके क्वेश्चन निकालते हो इन चैप्टर के उतना बेटर है। आगे के लिए बात कर रहा हूँ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। सॉल्यूशंस हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। नेक्स्ट है पी ब्लॉक तत्व। यहाँ पे जो पी ब्लॉक एलिमेंट मैंने लिया है वो 11th का ऐड करके बता रहा हूँ मैं नीट के लिए। 11th का जो आपके ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 कंप्लीट आना चाहिए पी ब्लॉक। वैसे देखा जाए +2 वाले पी ब्लॉक को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते, मगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो ना, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रखता है पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये चैप्टर आपको बहुत डीपली पढ़ने हैं। और मेरी मानो तो आप अगर घर पे बैठे हो ऐसे ही खाली, अगर आप सोच रहे हो सर कौन सा चैप्टर अपने पढ़ के रीडिंग करें जो आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो मेरा मानना ये है आप ये पी ब्लॉक ढंग से पढ़ लो, बार बार पढ़ते रहो, बुक से भी समझ में आ जाएगा। अगर आपने 11th में पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर ढंग से पढ़ा है और पी ब्लॉक 13 टू अपने 14 उसके करैक्टर हैं जितने भी एलिमेंट्स के वो ढंग से पढ़े हैं, तो आपको ये चैप्टर बुक से पढ़ के समझ में आ जाएगा और आराम से कर लोगे। तो मेरा मानना ये है पी ब्लॉक को आप थोड़ी थोड़ी लाइनें रोज़ पढ़ते रहो, अगर आपका एम आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम का है। ठीक है, एक आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस क्लियर करो साथ में, कुछ नहीं है ज़्यादा खास, जो आपने डेनियल सेल रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी है वही है सब कुछ। अब मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें रेगुलर सारे चैप्टर्स के बारे में बताता हूँ, कैसे कैसे पढ़ेंगे, अपने क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने सॉलिड स्टेट है चैप्टर नंबर 1, हिंदी में बोलते हैं इसको ठोस अवस्था, इंग्लिश में नेम हो गया सॉलिड स्टेट। अब है ना जो आपने 11th में पढ़ा है लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, तो उस वाला बेसिक यहाँ पे कोई काम का नहीं है। वो वाला चैप्टर का बेसिक अलग है, यहाँ पे ठोस अवस्था आपका कंप्लीटली अलग है पूरा। इसमें आपकी 11th से कुछ भी नहीं लिया गया पीछे से। आप सोच रहे हो ये टॉपिक क्लियर हो गया सर, सॉलिड स्टेट हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे आप पढ़ोगे क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, ठोस, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ठोसों में अपूर्णताएं पढ़ोगे, और आप इसमें संकुलन क्षमता उनकी वो पढ़ोगे, और तिर्जा अनुपात। आरबीएससी में तिर्जा अनुपात का इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मगर एनसीईआरटी में तिर्जा अनुपात वगैरह भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है अपने विलियन चैप्टर। विलियन में आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत, मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर था अपने पहला नंबर चैप्टर 11th का, उसमें थोड़ा बता रखा है तुम्हारे विलियन की सांद्रता व्यक्त करना, मोलरिटी हो गया, मोलरता हो गया, ठीक है, वो थोड़े पूरी कंप्लीट इसमें। साथ में इसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अणुसंख्या गुणधर्म। विलियन में एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अणुसंख्या गुणधर्म, जो जहाँ से नीट वाले क्वेश्चन आते हैं। अणुसंख्या गुणधर्म ढंग से पढ़ लेना, एक एक बेसिक उसका, और साथ में उनके न्यूमेरिकल भी करके देख लेना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होता है? आपने रेडॉक्स रिएक्शन किया होगा 11th क्लास में, और उसके लास्ट वाला टॉपिक था विद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल बोलते हो आप जिसको। डेनियल सेल में अपनों ने किया था मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा, और रेडॉक्स रिएक्शन में आपके यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन के काम की चीज़ ये है एनोड व कैथोड रिएक्शंस। भी एनोड को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कैथोड को, ये आपके नीट में भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप आगे का एम बना रखा है तो ये एनोड कैथोड रिएक्शन निकलता है, इलेक्ट्रॉन उसको एनोड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसको कैथोड बोलते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक क्लियर कर लोगे ना तो आपके थोड़ा हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन में फायदा हो जाएगा। तो ये थोड़ा इसमें बेसिक क्लियर कर लेना, आपको मिल जाएगा टाइम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
ठीक है। उसके बाद में मानक इलेक्ट्रोड विभव के बाद में इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे करते हैं, जितनी भी बैटरियाँ हैं वो, कोलराउस का नियम इसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विद्युत अपघटनी, चालकत्व, आगे क्या मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये सारे टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। तो इसमें सेल वगैरह है, उसकी जो रिएक्शन है उसमें एक एक बेसिक छुपा हुआ है। तो एनोड कैसे हो रही है, बस आप ये आइडेंटिफाई करना सीख लो, एनोड कौन सी हो रही है, कैथोड कौन सी हो रही है, इलेक्ट्रॉन जा कहाँ से रहा है, आ कहाँ से रहा है। पूरा टॉपिक सबसे मतलब बेसिक वाला चैप्टर है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स। आप किसी अभिकारक से उत्पाद का निर्माण करते हो, अभिक्रिया की गति क्या है, तो ये सारी चीज़ें, अभिक्रिया की गति की क्रियाविधि, इनका अध्ययन आप रासायनिक बल गतिकी, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो केमिकल काइनेटिक्स, उसके अंदर करते हैं इसका अध्ययन। आप अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, आगे क्या बात समझ में, और अभिक्रिया वेग का संगठन सिद्धांत, ये सारे आप किस में पढ़ोगे, रासायनिक बल गतिकी में। और इनकी जो अणुसंख्यता, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इनके समाकलित वेग समीकरण, इनका अध्ययन अपने रासायनिक बल गतिकी में करेंगे। अब नेक्स्ट है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। ये इस चैप्टर, ये सबसे सिंपल चैप्टर है पृष्ठ रसायन। बस इस चैप्टर में प्रॉब्लम ये है, इसकी जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज है वो डिफ़िकल्ट है। अगर आपने वो लैंग्वेज ढंग से सीख ली पढ़नी, तो ये चैप्टर मैं मानता हूँ सबसे सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास समझने वाला है ही नहीं पृष्ठ रसायन में। बस इस चैप्टर में यही कमी है, बुक्स में जितनी भी आती है, रेफरेंस बुक भी है, उनमें लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है, भाषा कठिन है इस चैप्टर की। और एनसीईआरटी में तो और भी ज़्यादा कठिन है। आरबीएससी में कठिन थी तो एनसीईआरटी में तो और भी ज़्यादा कठिन होगी। और वैसे ये सिंपल है चैप्टर, और इसमें आप अध्ययन करोगे अधिशोषण, अवशोषण का, कोलाइड का वर्गीकरण, इमल्सन, आगे क्या, और कोलाइड का शुद्धिकरण, ये सारी चीज़ों का अध्ययन आप किस में करोगे, पृष्ठ रसायन में। उत्प्रेरण और उत्प्रेरण के बारे में भी अध्ययन करोगे। नेक्स्ट है 6th नंबर चैप्टर, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इंग्लिश में नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स। तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत में आप यहाँ पे पढ़ोगे धातु निष्कर्षण के बारे में, और धातु कर्म का विद्युत रसायन सिद्धांत, और धातु कर्म का ऊष्मागतिकी सिद्धांत, ये इसमें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। वैसे कोई खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर कर लोगे आप, कंप्लीट हो जाएगा, अपने हो जाएगा आराम से, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट है पी ब्लॉक के तत्व। ज़्यादातर बच्चे ज़्यादातर स्कूलों में ये चैप्टर लास्ट में करते हैं, सोचते हैं लास्ट में कर लेंगे, चैप्टर बहुत बड़ा है ये, इस कारण ये चैप्टर का आप ये क्वेश्चन तो कर लेते हो, मगर आगे जाके ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो मेरा मानना ये है, सबसे पहले आप पी ब्लॉक ही करो, डिफ़िकल्ट चैप्टर पहले करो, सिंपल वाले चैप्टर पहले मत करो आप, क्योंकि आपके पास टाइम है, उसका बेसिक पढ़ते रहोगे आप। तो यहाँ पे आप पी ब्लॉक, आप घर में बैठे हो, आपने कोई मतलब स्कूल नहीं लग रहा है अब, तो आप, मैं कह रहा हूँ पी ब्लॉक की थ्योरी पढ़ते रहो, ये लास्ट में जाके रह जाता है इसका बेसिक इस चैप्टर का। तो ये मैं कह रहा हूँ नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ। जिसको लगता है मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है आगे, तो पी ब्लॉक वो ढंग से करो, इनमें इंटरनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो पी ब्लॉक में आप +2 के बेस में देखी तो +2 में कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें 15 to 18 ग्रुप, पूरा जैसे आपने पढ़ा है ना बेटा, वैसे जैसे 11th क्लास में 13 ग्रुप और 14 ग्रुप, वैसे ही 15 to 18 ग्रुप आ जाएंगे। इनकी जनरल करैक्टर, इनमें स्ट्रक्चर्स एलिमेंट की, और इनमें एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है जो आप प्रैक्टिस करोगे पता लग जाएगा। ऐसे ही आपकी डी एंड एफ ब्लॉक। तो मैं कहता हूँ आप है ना इन दोनों चैप्टर में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो, आप कॉपी में लिखते रहो सारे एलिमेंट और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ग्रुप 15 से लेकर 18 तक, डी ब्लॉक के सारे, एफ ब्लॉक के सारे, एक्टिनोइड कौन से होते हैं, लेंथेनोइड कौन से होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्वेश्चन भी आते हैं डी और एफ ब्लॉक में, नीट में भी आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे।
मेरा मानना ये है केमिस्ट्री में ये 2 चैप्टर आपके हो गए तो आपका 50 to 60% बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये ढंग से कर लिया आपने चैप्टर डी एंड एफ लोग की तत्व। तो इसमें पढ़ेंगे क्या, संक्रमण तत्व है, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड, बस 3 चीज़ों का अपने अध्ययन करेंगे और फिर उनमें अंदर डीपली टॉपिक चलते रहेंगे, उनका ऑक्सीकरण स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है उपसहसंयोजन यौगिक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और चैप्टर। टॉपिक ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नीट में ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ोगे, उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में उनका महत्व है, उपसहसंयोजन यौगिकों के वर्नर सिद्धांत और उपसहसंयोजन यौगिकों में समावयवता। ये इतने ही टॉपिक हैं, इनमें आगे और डीपली टॉपिक बनते रहेंगे और एग्जाम्पल बनते रहेंगे। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब क्या है, आप घर पे बैठे हो, कुछ ऑनलाइन धांधली भी चल रही है। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं ऑनलाइन जो आपसे 10,000 15,000 रुपये ले लेते हैं। न आप उन टीचर्स को जानते हो, न आप उन संस्था को जानते हो। और मेरे पास भी कुछ बच्चों ने शिकायत की थी, वो सर वो 10,000 रुपये ले लिए सर, और 1-2 महीने हो गए उनमें समावेश ही चल रहा है, IUPAC नेम चल रहा है। और जब ये चैप्टर आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर हुए ही नहीं और वो प्लेटफॉर्म अचानक से बंद हो गया। तो मेरा मानना ये है, आप थोड़ा बचो, पता करो जहाँ पे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पैसे जमा करा रहे हो केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री एडवांस केमिस्ट्री के लिए, तो पता कर लो जो पहले कर चुका है उससे भी क्या करवा रहे हैं, ये कैसा करवा रहा है। कुछ बच्चों के रुपए लग गए और अभी तक उनके कुछ भी नहीं हुआ। तो ठीक है, ऐसे बचो थोड़ा इन चीज़ों से। और ज़्यादातर मेरा मानना है आप ये चैप्टर है ना घर पे ये पहले करो, डिफ़िकल्ट वाले, विद्युत रसायन और दूसरा पी ब्लॉक, क्योंकि ये चैप्टर बेटा लास्ट में रह जाते हैं, स्कूल टाइम में जल्दी जल्दी होते हैं ये चैप्टर। पी ब्लॉक हो गया आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इनको आप रिपीट करते रहो, थ्योरी पढ़ते रहो बार बार, कुछ ना कुछ समझ में आएगा। क्योंकि आपने है ना 11th में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है, एक आपके विलियन, इनमें जो सांद्रता व्यक्त करना है उनके न्यूमेरिकल निकालते रहो। कुछ मैं अभी स्टार्ट करूँगा, अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें आपको मैं साथ में बेसिक बताता रहूँगा। तो ये चैप्टर आपके ये मैं जो गुड लगा रहा हूँ ना, ये नीट के लिए आप बहुत ही आगे, अगर आप प्लेटफॉर्म में जाओगे कोई भी केमिस्ट्री के लिए, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये हो गए भाग 1 के चैप्टर। अब अपने बात करेंगे भाग 2 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनकी। अब अपने बात करते हैं पार्ट 2 की, भाग 2, रसायन विज्ञान भाग 2। इसमें अपने कुल 7 चैप्टर हैं और बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। पहला चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, और इंग्लिश में भी यही नाम है इसका। अब देखो, जब भी अपने भाग सेकंड बात करें ना, तो एक चीज़ कॉमन है सभी सेकंड भाग में। देखो इसमें नामकरण, नॉमेनक्लेचर और इनका वर्गीकरण, फिर उसके बाद में इसको बनाने की विधियाँ, हेलो एल्केन और हेलो एरीन को बनाने की विधियाँ, फिर इनके भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और फिर इनकी पढ़ेंगे अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही क्रम रहता है अपने। सबसे पहले वर्गीकरण नाम पद्धति, कोई भी आप फंक्शनल ग्रुप उठाओ, सबसे पहले ये कंटिन्यू चलेगा। ज़्यादातर जितने भी आप बुक देखोगे अपनी बोर्ड वाली या रेफरेंस बुक है जितनी भी, वर्गीकरण नाम पद्धति, उसके बाद में बनाने की विधि, मेथड, और उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या भौतिक गुण, और उसके बाद में आ जाएगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या रासायनिक गुण। ठीक है, और इसके बाद में तुम्हारे सेकेंड में सिलेबस है पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। तो ये इसका नॉर्मल सिलेबस है और कुछ भी नहीं है इसमें खास, और रिएक्शन अपने को रखना नहीं है। आप मेरे इसमें पढ़े हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन के जो लेक्चर है उनमें रिएक्शन की मैंने ट्रिक बता रखी है, क्योंकि याद करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो दूसरा अपना सेकंड चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तो इसमें क्या है, अल्कोहल और फिनॉल
नामकरण पद्धति वो तो आएंगे, IUPAC नाम, और आजकल IUPAC नाम दूसरे तरीके से आने लग गए। पहले अपने क्या है सामान्य नाम को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। आजकल क्या है, पहले स्ट्रक्चर आती थी और उसका IUPAC नाम लिखना पड़ता था। आजकल क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। आजकल क्या है सामान्य नाम लिखा हुआ आता है और उसका IUPAC नाम लिखना पड़ता है। पहले स्ट्रक्चर आती थी और उसका IUPAC नाम लिखते थे। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नाम लिखिए। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर नहीं आई, सीधा सामान्य नाम आ गया इसका, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नाम लिखिए। तो केवल IUPAC नाम पढ़ने का भी अब फ़ायदा नहीं है। पहले तो IUPAC नाम पढ़ते थे, हो जाता था क्लियर। आजकल आपको इनके सामान्य नाम भी पता होना चाहिए, सामान्य नाम से फिर IUPAC लिखना, ये ट्रिक ध्यान रखना। तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे बोर्ड में, और नीट में तो हो ही जाएंगे। नीट में 3-4 क्वेश्चन IUPAC नाम के आते हैं। तो ये तो पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये पूरी, सबके IUPAC नाम, क्योंकि तीनों में वर्गीय नामकरण पद्धति एक ही है, ठीक है, केवल फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होता है। तो कहने का मतलब ये है, ये 3 चैप्टर का एक टॉपिक तो आपका नॉर्मल क्लियर ही हो गया। आपको बस IUPAC नाम आना चाहिए। और IUPAC नाम ऐसे भी नहीं है, कई टाइम वेस्ट करते रहते हैं। 2-3 महीने हो गए IUPAC के एग्जाम्पल ही पढ़ रहे हैं, एक आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। और भी चैप्टर को इम्पोर्टेंस दो आप, ठीक है। तो इनमें आते हैं तो 2-4 ही क्वेश्चन आते हैं IUPAC नेम और समावेयता के। तो ये हो गया अपना अल्कोहल और फिनॉल को बनाने की विधि पढ़ेंगे इसमें, और साथ में ईथर भी है इसमें, ईथर के भी बनाने की विधि और इनके भौतिक गुण और इनकी रासायनिक अभिक्रिया। तो नामकरण एवं वर्गीकरण पद्धति, इनमें तो नामकरण ही आएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो वो ही कंटिन्यू रहेगा क्रम, इसमें सिलेबस बताने की ज़रूरत नहीं है। एल्डिहाइड नामकरण, ठीक है, फिर इसके बनाने की विधि, फिर इसके भौतिक गुण और फिर इसके रासायनिक गुण। ऐसे ही फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, कीटोन बनाने की विधि, पहले नामकरण फिर बनाने की विधि और फिर भौतिक गुण और फिर रासायनिक गुण। ये क्रम कंटिन्यू चलता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, मैं इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को थोड़ा गोला कर देता हूँ, क्योंकि आप पूछते हो कई बार सर आगे कौन से चैप्टर काम आएंगे, +2 के बाद क्या। तो 2-3 क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक अम्ल से आते हैं नीट में। नीट हो गया आपका, JEE हो गया या IIT हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल सेकंड में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी होनी चाहिए। वैसे तो आपने इसका नामकरण किया, आप इसका भी कर दोगे, इसका भी कर दोगे, मगर कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे 7 साल के क्वेश्चन पेपर देखें अपने नीट के, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के 1-2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं इसमें, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल आगे के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आप NCERT से पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के वही हो जाएगा प्रोसीजर। अब इसमें इनके भौतिक गुण भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक अम्ल के। ज़्यादातर अपने भौतिक गुण को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते कुछ चैप्टर्स में, मगर कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण और एक एमिन के, इनके भौतिक गुण भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसका नामकरण, उसके बाद में क्या आ जाएगा, इनको बनाने की विधियाँ, फिर उसके बाद में आ जाएगी इनके भौतिक गुण और फिर उनके बाद में इसके रासायनिक गुण। तो ये आपका सिलेबस हो गया नॉर्मल 3rd चैप्टर का। अब नेक्स्ट बात करते हैं एमिन की। एमिन की संरचना आ जाएगी आपके, एमिन को बनाने की विधियाँ, उनके भौतिक गुण और उनके रासायनिक गुण। उसके बाद में आप इसमें पढ़ोगे डाइएजोनियम लवण भी पढ़ोगे, उनके बनाने की विधियाँ और उनकी रासायनिक अभिक्रिया, डाइएजोनियम लवण। फिर उसके बाद में है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में आप पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट, और ये चैप्टर बायोलॉजी वाले सेल्फ पढ़ सकते हैं। मैं तो कहता हूँ बायोलॉजी वाले अगर घर पे बैठे हैं ऐसे ही, तो आप ये चैप्टर क्लियर कर लो। आपके 11th में बायोमोलिक्यूल था, सेम वही है, चेंजेज इसमें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्स का है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना वगैरह, वो आपके उस बायोलॉजी वाले चैप्टर में नहीं है। मगर बाकी थ्योरेटिकल देखें पोर्शन तो एग्जाम्पल देखें, ठीक है। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल तो सेम ही है। आप जो 11th वाला पढ़ते हो, बायोलॉजी वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं ओनली, तो ये चैप्टर बायोलॉजी वालों को तो सेल्फ पढ़ लेना चाहिए बुक से। इसका मतलब एक चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। इसको सेल्फ जैसे ही टाइम मिले एक चैप्टर तो क्लियर करो आप। तो ये बायो वाला आराम से करो। इसमें सिलेबस पे क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
एंजाइम, हार्मोन और न्यूक्लिक अमल। न्यूक्लिक अमल में आ जाएगा आपकी डीएनए, आरएनए, ठीक है। और नेक्स्ट है पॉलीमर। पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान, पॉलीमर का या बहुलक का वर्गीकरण, आगे क्या बात समझ में, ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। सीधा सा बेसिक है, इसमें आपने पॉलीथीन बनाया होगा 11वीं क्लास में, उस टाइप की रिएक्शन आएगी सारी, एकल इकाइयाँ आपने जोड़ते रहेंगे। एक रिएक्शन आपने बनानी सीख ली पॉलीमर में, सारा चैप्टर क्लियर आपके, बहुत ही सिंपल है। एक दो रिएक्शन आप देख लो बेसिक, एकल इकाइयाँ बनती कैसी है। मैं तो कहता हूँ सेकंड का सबसे सिंपल चैप्टर है आपका पॉलीमर। एक दो रिएक्शन ऐसे नहीं रट्टा लगा लिया, फिर तो आपकी सारी रिएक्शन आपके लिए इक्वल हो जाएगी। एक दो रिएक्शन का आपको बेसिक पता लग गया, स्टार्टिंग वाली एकल इकाइयाँ जुड़ती कैसी है, फिर इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बस ये चैप्टर आपके लिए क्लियर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। फिर नेक्स्ट है दैनिक जीवन में रसायन, औषधि, औषधि का चिकित्सीय प्रभाव, औषधियों का वर्गीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वैसे ज़्यादातर याद ही किए जाते हैं इसमें स्ट्रक्चर्स, फिर भी आप थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्स को समझोगे तो क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे सर नीट के लिए, आगे हमारे हायर एजुकेशन के लिए जो बेसिक क्लियर करते हैं वो चैप्टर कौन से हैं। तो आपकी एक हेलो एरिन और हेलो एल्किन, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और एक ये वाला चैप्टर नीट में, एक ये तीनों ही आप नीट के लिए इम्पोर्टेंट कर लो, ये आपका नीट का। एक आपके बॉय मॉलिक्यूल वाला चैप्टर, ये भी नीट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस हायर एजुकेशंस के लिए जो भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको चैप्टर आ गया हो सर ऑब्जेक्टिव टाइप कहाँ से देखे सर, उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, हमें बुक भी हमारे पास है सर, मगर हमें ऑप्शन का ये नहीं पता लगता है सर बी आया कैसे, बी हमें दिख रहा है बुक से। तो इन चीज़ों के सॉल्यूशंस के लिए एक चैनल और है मेरा, सॉल्यूशंस के लिए जितने भी नीट के हैं यहाँ पे, मैं इधर लिख देता हूँ, जितने भी नीट की तैयारी कर रहे हैं साथ में चैप्टर क्लियर हो जाए तो इनकी क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे इस चैनल में। चैप्टर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और उनका एक्सप्लेनेशन। कैमोक्सीजन पंकज, जिसको सीरियसली पढ़ रहा हूँ ना, जिसने चैप्टर क्लियर कर दिए हैं सीरियसली, जिसके क्लियर ही हो गए हैं, इस टाइम फ़ायदा उठाया है पूरा उसने छुट्टी का, उसके लिए है ये, ठीक है। उसमें आप क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, कैमोक्सीजन स्पेस पंकज, ठीक है। ये तो हो गया अपना यहाँ तक। अब सर ये जो सेकंड है इसमें आपको आना क्या चाहिए, मैं कह रहा हूँ 11वीं क्लास में आपने सामान्य नाम पढ़े होंगे, वो सामान्य नाम ढंग से देख लो आप। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसो नियो कब लगाते हैं, सेकेंडरी या द्वितीयक, तृतीयक या टर्सरी यूज कब करते हैं। अगर आपको सीधा लिखा हुआ आ जाए सामान्य नाम तो उसका IUPAC नाम लिखना कैसे है, ये सारी चीज़ें कहाँ से क्लियर हो जाएगी, यहाँ से क्लियर हो जाएगी। और तो आपने अगर IUPAC नाम और सामान्य नाम सीख लिए तो आपके ये 4 चैप्टर मैं मानता हूँ क्लियर है। रही बात रिएक्शन की, तो रिएक्शन की मैं साथ में आपको ट्रिक बताऊँगा। कोई भी रिएक्शन आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, किसी भी रिएक्शन में मैं ये बात नहीं करूँगा बेटा रट्टा लगा लो, एक भी रिएक्शन में ये बात नहीं बोलूँगा इसको रट्टा लगा लो। हर रिएक्शन की आपको ट्रिक बताएंगे और हर रिएक्शन को आपको समझाया जाएगा कैसे इसमें टूटा है और कैसे जुड़ा है। एक भी रिएक्शन अपने को रट्टा नहीं लगानी है, रट्टा लगाओगे फिर वापस उसको याद करोगे, भूल जाओगे, ठीक है। दूसरा IUPAC हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का आता है बोर्ड का, कई बार यहाँ पे हेलो एल्केन वाले से IUPAC का पूछ लेते हैं, कई बार अल्कोहल वाले से पूछ लेते हैं IUPAC नाम बताओ सामान्य नाम देके, ठीक है। और कई बार इसका भी आ जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। रही बात फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने तुम्हें बताया था एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेलो एल्केन उसकी तो आपकी वो सिंपल सी है, जैसे जैसे क्वंथनांक बढ़ता है कार्बन बढ़ता है वैसे वैसे क्वंथनांक बढ़ता है और शाखा आने पे क्वंथनांक घटता है, ठीक है। अब अपने नए सीरीज से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक भी करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, एनी कोई भी प्रॉब्लम्स। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।